आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बात होली को लेकर जारी सियासी घमासान की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में होली को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। कोई नेता जुमे की नमाज रोकने की मांग कर रहा है और कोई होली पर ब्रेक लगाने का फरमान जारी कर रहा है। त्योहारों पर ऐसी बयानबाजी करने वाले लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है और ये जो नया नाम जुड़ा है वो बिहार से आया है, दरभंगा से। दरभंगा की मेयर हैं अंजुम आरा, उन्हीं का नाम है जो अब इस फहरिस्त में जुड़ा है। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने जिला प्रशासन से शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए होली खेलने पर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा जुमे की नमाज का टाइम तो आगे नहीं किया जा सकता, इसीलिए होली पर ब्रेक लगा दिया जाए। साथ ही उन्होंने 2 घंटे के लिए होली खेलने वाले लोगों से मस्जिद और नमाज वाली जगह से दूरी बनाने की अपील की। दरभंगा की मेयर के इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई है। बाबा बागेश्वर के दौरे के बाद पक्ष और विपक्ष अब एक बार फिर इस मुद्दे पर आमने सामने। तो आखिर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने होली और जुमे को लेकर जो बयान दिया, पहले वो सुन लीजिए आप। प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल। अंजुम आरा के इस बयान को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने अपने ही नेता को नसीहत दी है। जेडीयू कह रही है ऐसे बयान से बचने की जरूरत है। दरअसल अंजुम आरा जेडीयू की सदस्य हैं, वहीं बीजेपी और आरजेडी ने अंजुम आरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी कई बार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के त्योहार एक ही दिन पड़े हैं, लेकिन बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों ने अपने त्योहार को मनाया है। ये सारी जवाबदेही प्रशासन की होती है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे। इसीलिए हम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर जनप्रतिनिधियों से, कि विवादास्पद बयान देने से बचें। दरभंगा मेयर का यह फरमान बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जुम्मा हो या होली, सब मनाया जाएगा, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। किसी के कारण से किसी को रोकने की परंपरा नहीं शुरू की जा सकती, यह गलत है। धार्मिक भावनाओं में उन्माद फैलाने वाला यह उनका बयान है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। दरभंगा की मेयर का जो बयान आया है, ऐसे बयानों का कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। ये देश, ये राज्य अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी है अपना अपना पर्व त्योहार मनाए। ये जहर बोने का काम बीजेपी कर रही है, चुनावी वर्ष में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहती है, ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। तो अंजुम आरा पर बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका आपत्तिजनक बयान सामने आया। दरभंगा मेयर की सोच ग़ज़वाए हिंद वाली है, ये बचौल कह रहे हैं। आतंकवादी मानसिकता की महिला है दरभंगा में, उनके परिवार का भी इतिहास सवालों में है। बचौल की तरफ से ये विवादास्पद बयान जो दरभंगा के मेयर को लेकर दिया गया है। दरभंगा की मेयर ग़ज़वा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। सीधे आपको पटना लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और शशांक से ही जानते हैं। शशांक, इस बार ये इतने जोर शोर से होली खेलने से लेकर जुमे की नमाज पढ़ने तक ये जो बयानों के सिलसिले सामने निकल कर आ रहे हैं, ये बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है, इसीलिए त्योहार पर इस बार इतना तनाव है। बिल्कुल चुनावी साल है और जुबानी जंग तेज है। देखिए, जो अंजुम आरा हैं 10 मई 2023 को जदयू में शामिल हुई थी
उनकी पार्टी उनको इस तरह के बयान देने से बचने की नसीहत दे रही है। कल दरअसल वहाँ पर शांति समिति की बैठक थी, उसमें उन्होंने प्रशासन से ये बातें कही हैं, लेकिन क्या ये कहने का उनको अधिकार है कि एक पर्व को रोका जाए और दूसरे को नहीं रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आज फिर विधानसभा परिसर में भी गरमाने वाला है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी बातचीत हो रही है इस पर आपने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन ये जो बयान है ये जिनकी तरफ से आया है अंजुम आरा, वो तो जेडीयू के सदस्य हैं। तो मतलब अब अंजुम आरा के जरिए बीजेपी वर्सेस जेडीयू, ये बिहार में नई सियासी लड़ाई देखने के लिए मिलने वाली है क्या? बिल्कुल मिलने वाली है। बचौल जो है उन्होंने, वो भी मिथिलांचल के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये गजवाए हिंद वाली जो है वो सोच है। तो सदन में भी और बाहर भी ये मामला जो है आज गरमाने वाला है। और चुनावी साल में इस तरह की बयानबाजी बार बार होना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान क्या भटकाने की कोशिश की जा रही है। हर दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। और अभी एक ताज़ा मामला जो है वो सामने आ गया। अंजुम आरा ने अपने बयान में भी कहा है कि त्योहारों पर कोई झगड़ा नहीं चाहता है, असामाजिक तत्व पर लड़ाई लगाने की कोशिश करते। वैसे आपको बता दूं, पहले भी होली और रमज़ान एक ही दिन पर है। अब ये प्रशासन का काम है देखना कि किस तरह से दोनों पक्ष जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है वो आपने अभी बचौल का नाम लिया, यहाँ पर हरिभूषण बचौल का आपने नाम लिया है। और कल जब मेरी जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा से बात हो रही थी, तो अभिषेक झा से मैंने इन्हीं विधायक जी के बयान को लेकर जब सवाल पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी हैसियत क्या है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या, या वो कोई बड़े प्रवक्ता हैं पार्टी के। उन्होंने तो राय खारिज कर दी थी बलोच की, और अब आप बचौल की, माफ कीजिएगा, और अब आप कह रहे हैं कि साहब उन्हीं के जरिए ये मामला गरमाया जाएगा। तो किस हद तक गरमाया जाएगा, बीजेपी किस हद तक इस मामले को आगे लेकर जाएगी, और क्या इस चुनावी साल में बीजेपी जेडीयू के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहेगी? देखिए, जदयू और बीजेपी में कई मुद्दों पर मतभेद है। भले अभिषेक झा कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक विधायक है, लेकिन ये बताइए, बचौल हर दिन ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे बवाल हो रहा है। क्यों नहीं बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि आप चुप रहिए? क्यों नहीं कोई बीजेपी का नेता कहा कि उनका निजी बयान है? बचौल पर बीजेपी के कोई बड़े नेता टिप्पणी ही नहीं कर रहे हैं। पार्टी चाहती तो उनको रोक सकती थी, लेकिन उनको बयानबाजी करने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया गया। तभी उन्होंने आज कहा है कि ये गजवाए हिंद वाले की सोच है। अब दरभंगा ऐसे भी सेंसिटिव इलाका, वहाँ कुछ ना कुछ आए दिन होता ही रहता है। कुछ बड़ा पर्व त्यौहार होता है तो दो समुदाय आपस में टकरा ही जाते हैं, ये हमेशा देखा गया है। और इनका बयान का टाइमिंग देखिए, अंजुम आरा का बयान ऐसे समय में आया है जब ठीक 2 दिन पहले बचौल ने कहा था कि मुसलमान होली के दिन अपने घरों से नहीं निकलें। तो जनता जो है, जनता को अब इससे मतलब है कि अपने समस्याओं से मतलब है, ये एक बड़ा सवाल है। इन पार्टियों को देखना चाहिए कि चुनावी साल आप लोग तरह तरह के वादे करते हैं, उस पर आप फोकस करिए ना। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सदन के बाहर भी ये मुद्दा आज गरमाने वाला है। जी ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशांक। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से चुनावी साल में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान और किसके जरिए, होली और जुमे की नमाज के जरिए, एक तरफ से दूसरे पक्ष को सलाह दी जा रही है कि नमाज के लिए घर से बाहर ही मत निकलो, घर में रहो अगर होली से इतनी दिक्कत है तो। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए जाना है, होली पर ब्रेक लगा दो 2-2.5 घंटे के लिए। तो ये नेताओं के बोल दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं बराबर। आगे बढ़ रही हूं मैं। अगली खबर इंदौर से है, जहां मऊ हिंसा के मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने 13 उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने 100 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की है। मऊ में आप जानते हैं 9 मार्च की रात को हिंसा हुई थी, उससे जुड़े लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। एक नया वीडियो अब सामने आ गया है, इसमें उपद्रवी चेहरे को नकाब से ढककर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ है और ये शख्स पथराव करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी का हाल देखिए किस तरीके से चकनाचूर गाड़ी के शीशे कर दिए गए हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं गाड़ी पर। तस्वीरें आपके सामने 9 मार्च की ये तस्वीर है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, उसी को लेकर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इसी जश्न के दौरान हिंसा भड़क गई और उसके बाद ये अलग अलग इलाकों में जहां हिंसा फैली वहां पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसी की ये तस्वीरें, ये नया वीडियो जो सामने आया है, सीसीटीवी का ये वीडियो है जो सामने आया है। इसमें आप देख रहे हैं दुकान के सामने सड़क पर जो गाड़ी पार्क है उस गाड़ी पर पत्थर बरसाकर शीशे उसके चकनाचूर कर दिए। तो जमकर पत्थरबाजी हुई, मऊ में हालात कितने बिगड़े उसी की गवाही देती ये तस्वीरें। देखिए कैसे ये शख्स जो है वो
पत्थर उठा रहा है सड़क पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ भी फेंक रहा है और नीचे जो गाड़ी खड़ी हुई है उस पर भी पत्थर बरसाए गए, लाठी डंडे। कुछ के तो चेहरों पर नकाब भी नहीं है, कुछ ने रुमाल से अपना चेहरा ढका है और कुछ के चेहरे साफ नजर भी आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से घर के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं ये लड़के। ये एक दूसरा वीडियो है, आपके सामने है कि किसी ने अपने मोबाइल से बनाया है वीडियो, जो इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा है। तो यहां आप देखिए किस तरीके से ये जुलूस गुजर रहा है और अचानक से जब जुलूस गुजर रहा है तो फिर भीतर से भीड़ को बुलाया जा रहा है और वो भीड़ बाहर आती है और देखते ही देखते कैसे हालात बिगड़ जाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं यहीं से हिंसा शुरू हुई, बताया ये जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंबुज से अभी लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रहा है। एक तो पहले बताइए कि स्थिति कैसी बनी हुई है। कल तक आप कह रहे थे कि शांति है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। हालात अब कुछ बेहतर हुए हैं और साथ ही पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का एक्शन कहां तक पहुंचा है अंबुज? जी रोमाना, देखिए अगर हम शहर में स्थिति की बात करें तो स्थिति सामान्य है। सामान्य रूप से बाज़ार खुल रहे हैं, यातायात भी खुल रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तनाव है वो इस तरीके से है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को लेकर के आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों को सही और गलत साबित करने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें भी दी जा रही हैं। नए नए वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं। जिस वीडियो का आपने जिक्र किया वो 3 बत्ती चौराहे का वो वीडियो है जहां से हमने रिपोर्ट भी की थी और उस गाड़ी को भी दिखाया था जिस गाड़ी को तोड़ते हुए उस वीडियो में लोग नज़र आ रहे हैं और उस कैसे नकाबपोश लोग गाड़ी को जानबूझ करके तोड़ रहे हैं, उसे तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जब कुछ लोगों की नज़र वहाँ पर लगे एक सीसीटीवी फुटेज कैमरे पर पड़ती है तो सीसीटीवी को भी तोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन ये सीसीटीवी का फुटेज बरामद किया गया है और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने है कि किस तरीके से ये तोड़ा गया। इससे पहले भी कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें 5 मिनट और 40 सेकंड का वो वीडियो था जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से मस्जिद के सामने से लोग मोटरसाइकिल्स में जुलूस निकालते हुए नज़र आ रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग मस्जिद के बाहर आते हैं, एक व्यक्ति इशारा कर रहा है। अब उसको लेकर के भी सवाल है कि वो क्या लोगों को अंदर जाने के लिए कह रहा था, रुकने के लिए कह रहा था या बाहर बुला रहा था। वो इशारा कर रहा है, कुछ लोग बाहर निकलते हैं, उनकी भिड़ंत होती है बाइक सवारों के साथ में और ये पूरा मामला बिगड़ता है। तो दोनों पक्षों की दलीलें हैं, दोनों पक्ष जो हैं अपने अपने ये वीडियोस भी सामने आ रहे हैं लगातार नए। इस बारे में पुलिस भी इन वीडियोस का संज्ञान ले रही है, इन वीडियोस से लोगों को पहचानने की कोशिश भी कर रही है और कोशिश ये जानने की भी हो रही है कि आखिर ये पूरा जो मामला है, पथराव, आगजनी, दंगा और अशांति जो फैली, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो ये लगातार ये जो सबूत अपने आप में निकल कर के सामने आ रहे हैं वीडियो के रूप में, इनका संज्ञान पुलिस भी ले रही है और इनके आधार पर भी लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 8 FIR अभी तक हुई हैं, 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोग जो है नामजद आरोपी बनाए गए हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। 2 लोग 100 से ज्यादा लोग जो है वो पुलिस ये तय कर पाई है कि आखिरकार ये हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि अभी तक यकीनन पुलिस ने अनगिनत सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले होंगे, बहुत से लोगों से बात की होगी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए होंगे और ये जो इलाके हैं तो इस तरीके के इलाके हैं कि नीचे दुकानें हैं, ऊपर मकान है, तो बहुत से लोग जिन्होंने घरों से ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा होगा, उनके भी बयान दर्ज किए गए होंगे। तो अभी तक पुलिस क्या इस कंक्लूजन पर पहुंच पा रही है कि आखिरकार ये हालात बिगड़े कैसे? जी रोमाना, बिल्कुल अभी पुलिस लोगों से बात कर रही है। सीसीटीवी के जो अलग अलग फुटेजेस आ रहे हैं, दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं, उनको लेकर के भी, उनके आधार पर भी ये पूरी मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस इस कंक्लूजन में नहीं पहुंची है कि आखिर इस पूरी घटना की शुरुआत कहां से हुई है।
पर इसकी जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से बात की जा रही है, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की जा रही है। निश्चित तौर पर जब ये घटना घटी तो बहुत सारे लोग अपने घरों में थे, क्योंकि ये 10 बजे के बाद की घटना है। कुछ लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर के ये घटना देखी, कुछ लोगों ने छिप कर के ये घटना ज़रूर देखी। बात कर रही है पुलिस, और उनके जो बयान हैं उनके आधार पर भी इसकी तह पर पहुंचने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां पर स्थिति बिगड़ी, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से अशांति फैली शहर में। जी आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का रुख कर रही हूं मैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका की जो टॉप लीडरशिप है उसका भारत दौरा, और भारत दौरे पर आ सकते हैं यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, अगले हफ्ते आ सकते हैं दिल्ली, अगले हफ्ते तुलसी गबार्ड भी भारत आ रही हैं, और साथ ही यूएस राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड तो आ ही रही हैं भारत। 17-18 मार्च उनका भारत का दौरा है। जो एनएसए हैं यूएस के, वो भी भारत दौरे पर आ सकते हैं। माइक वॉल्स इसी महीने वो भी भारत के दौरे पर आ सकते हैं। तो ये इसी महीने या यूं कहें अगले हफ्ते भारत के दौरे पर अमेरिका की टॉप लीडरशिप। तो एक तरीके से अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो टॉप लीडरशिप है अमेरिका की, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं, तुलसी गबार्ड हैं, माइक वॉल्स हैं, जो एनएसए हैं वहां पर, ये तीनों भारत के दौरे पर आ सकते हैं। और ऐसे में ये खबर बड़ी हो जाती है कि अमेरिका के जो टॉप 3 अधिकारी आप कह सकते हैं, लीडरशिप आप कह सकते हैं, अगर वो भारत के दौरे पर आते हैं तो फिर इसके मायने बड़े होंगे। किस तरीके से भारत जो है एक अहम साझेदार के तौर पर अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ नजर आ रहा है। जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें भारत किस तरीके से अपना दबदबा दुनिया को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, यही तमाम बातें रेखांकित होती हैं अमेरिका की टॉप लीडरशिप के इस भारत दौरे से। तो भारत के द्वार अमेरिका सरकार, जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, तुलसी गबार्ड डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की अमेरिका में, और माइक वॉल्स एनएसए अमेरिका के, ये तीनों इसी महीने या यूं कहें अगले हफ्ते ही भारत आ सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं, और जरा विशाल से समझते हैं कि अमेरिका की टॉप लीडरशिप मानी जाएगी। बस एक आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर छोड़ दें तो बाकी तीनों लोग इसी महीने अगले हफ्ते ही भारत के दौरे पर, इसके मायने क्या हैं विशाल? बिल्कुल रोमाना, देखिए इसके बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं और यह दिखाता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी, उसके बाद ये अमेरिका के टॉप लीडरशिप की एक महत्वपूर्ण दौरा माना जाएगा। जेडी वांस अगले हफ्ते भारत में होंगे, इसके साथ ही साथ तुलसी गबार्ड जो कि डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की, वो भारत के दौरे पर होंगे, जिसका ऐलान उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके किया है। और माइक वॉल्टर जो कि अमेरिका के एनएसए हैं, वो भी अगले हफ्ते भारत में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि वो रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। लेकिन ये 3 बड़े चेहरे ट्रंप प्रशासन के भारत दौरे पर आएंगे और यह दिखाता है कि भारत की अहमियत अमेरिका के लिए कितनी ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में बीटीए यानी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर बातचीत लगातार जारी है। हाल ही में पीयूष गोयल ने अमेरिका का दौरा किया था, तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी और सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि दोनों ही देश इस मुद्दे पर अपने हितों का ध्यान रखकर ही बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अमेरिका भारत के रोल को समझता है, भारत के बाजार को समझता है और भारत की भूमिका वर्ल्ड ऑर्डर में कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है, इस चीज को अच्छी तरह से समझता है। और इसीलिए जेडी वांस यहां पर पहुंच रहे हैं, तुलसी गबार्ड यहां पर पहुंच रही हैं और माइक वॉल्टर जो कि अमेरिकी एनएसए हैं, वो भारत दौरे पर रहेंगे। तो ये काफी हाई प्रोफाइल विजिट होगी। देखना यह होगा कि भारत के साथ किन मुद्दों पर इनकी बातचीत होती है, किन किन क्षेत्रों को लेकर बातचीत होती है। कई ऐसे मामले हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत हो सकती है। होली और जुमे की नमाज का विवाद थम नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है। यूपी बिहार के बाद दिल्ली में भी होली और नमाज को लेकर सियासी तनातनी, ये यूं कहें कि सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में बीजेपी के विधायक कर्नैल सिंह, उनका बयान आ गया है। होली के दिन घर पर नमाज पढ़ने, ये कर्नैल सिंह की तरफ से कहा गया है। होली साल में एक बार आती है, साल में 52 बार शुक्रवार आते हैं। दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक है कर्नैल सिंह। जतिन जैन को हराकर कर्नैल सिंह ने शकूर बस्ती से चुनाव जीता है और अब कर्नैल सिंह का ये बयान सुनिए।
मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। बलराम से जरा जानते हैं, बलराम, यूपी बिहार से होते हुए अब ये होली और जुमे की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी दिल्ली में भी शुरू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संभल के जो सीओ थे उन्होंने बयान दिया कि होली के दिन जुमा पड़ रहा है तो आप घर से ना निकलिए, और अब जिस तरीके से बीजेपी विधायक के दिन होली पड़ रही है तो साल में 52 जुमे आते हैं और होली एक बार आती है, और आप लोग घर में अपने जुमे की नमाज पढ़े और होली को मनाने दे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बात को लेकर के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के जो विवाद है वो भी सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरा समुदाय बाहर से सवाल उठा रहा, और खास तौर से अगर हम बात करें तो सियासत भी इसको लेकर के तेज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने कहा कि जो नमाज है वो घर में अदा करें और होली के दिन बाहर ना निकले, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब दिल्ली के अंदर भी जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बयान को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, और उनका कहना है कि हमने जो कहा है, हमारी उनसे जो बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने जो कहा है हम अपने बयान पे कायम हैं, और हमने यही कहा है कि साल में 52 जुमे आते हैं, अगर एक जुमे पर होली पड़ रही है तो उस दिन वो अपने घर में रह के नमाज अदा करें और होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने दें, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, और अगर एक समुदाय कोई खुशी मना रहा, अपने त्यौहार को मना रहा है, इसमें किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो और किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो इसलिए भाईचारा कायम रहे, इसलिए आप लोग घर के अंदर नमाज अदा करें और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो होली मना सके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर के उनका कहना है कि हम अपने बयान पे कायम हैं और हमने जो कहा है वो पूरी तरह से सही है, कहीं से कोई बात हमारी गलत नहीं। नहीं, बयान तो वैसे ही है ना, बिल्कुल जैसा बाकी जगहों से सामने निकल कर आ रहा है। 52 जुमे एक होली, तो बयान पर कायम करनैल सिंह जो हमारे सहयोगी से बातचीत में उन्होंने कहा है, और बयान भी हमने सुना दिया है करनैल सिंह का। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। 155 बंधकों को रिहा किया गया है। ये नया बयान है जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से आया है। पाकिस्तानी सेना 155 बंधकों के रिहा होने का दावा कर रही है। बीएलए के 27 लड़ाके मारे गए हैं, ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने बीएलए के लड़ाकों के मारे जाने की जो खबर दी थी उसको खारिज बीएलए की तरफ से किया गया था, और अब ये नया आंकड़ा जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी किया गया है, बंधकों की संख्या 155 पाकिस्तानी सेना बता रही है जिन्हें रिहा करवा लिया गया है, और बीएलए के लड़ाकू 27 जिन्हें मार गिराया गया है। ये नंबर्स पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि देखिए, फिलहाल दोनों ही तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो दूसरा पक्ष खारिज कर देता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना अब ये जो नया नंबर या नया आंकड़ा दे रही है, इसको लेकर हकीकत क्या है, इसकी पुष्टि फिलहाल कोई भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो कहा जा रहा है वो जरा सुन लीजिए पहले। चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए, उसके बाद आप लोग नीचे उतरे, लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। तो पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर ये बड़ी खबर, 155 बंधकों को रिहा किया गया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान दिया गया है। बीएलए के 27 लड़ाके मारे गए हैं, ये भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से जानकारी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तानी सेना ये आंकड़े तो दे रही है, पर क्या बंधक संकट पूरी तरीके से खत्म हो गया? इसको लेकर क्या किसी तरीके से कोई संदेश, कोई जवाब पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिया जा रहा है या नहीं? जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं विशाल से,
विशाल, ये आंकड़े नए पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिए जा रहे हैं। बंधकों की संख्या 155 बता रही है वो, जो रिहा करवा लिए गए हैं, और साथ ही बीएलए के लड़ाकू 27 जिन्हें मार गिराने का दावा पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा ऑपरेशन क्या खत्म मान लिया जाए? क्या बंधक संकट खत्म हो गया है? इसको लेकर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है क्या? देखिए रोमाना, पाकिस्तान की सेना और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए। बंधक संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 155 बंधकों को रिहा करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से जरूर किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले बीएलए ने भी ये साफ किया था कि जो आम नागरिक उसमें यात्रा कर रहे थे उनको रिहा कर दिया गया है। यानी जो 155 बंधकों को रिहा करने का दावा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसमें आम नागरिक मौजूद हो सकते हैं, जो कि बीएलए ने अपनी तरफ से उन्हें रिलीज किया है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट जिन्हें बंधक बनाया गया है उस पर चुप है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है और यह बंधक संकट अभी भी बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि बीएलए के लड़ाकों को मार गिराया है लगभग 27 की संख्या में, वहीं दूसरी तरफ बीएलए ने यह दावा किया है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने भी मार गिराया है। हालांकि हमें जानकारी ये आ रही है बलूचिस्तान से ही कि जो पाकिस्तान की सेना एक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में कल से लगी हुई है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को लगातार फेल कर रहे हैं और अभी भी बंधक संकट बना हुआ है। पाकिस्तान की सरकार सीधे तौर पर बीएलए के साथ कोई संपर्क नहीं कर पा रही है। बीएलए ने अपनी मांगे रखी हैं कि जो कैदी बलूचिस्तान से पाकिस्तान की जेलों में हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए, उसके आगे चलकर कोई बातचीत होगी। 40 घंटे की समय सीमा यहां पर बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सरकार को दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।